हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की बेहद भावुक और दिल को छू देने वाली कहानी सोना। यह सिर्फ एक हिरनी की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान और एक बेजुबान जानवर के बीच बने सच्चे प्रेम, विश्वास और अपनेपन की कहानी है। आइए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। सोना। कई साल पहले मैंने ये तय कर लिया था कि अब मैं कभी किसी हिरन को नहीं पालूंगी, लेकिन एक दिन अचानक ऐसी घटना हुई कि मुझे अपना ये फैसला बदलना पड़ा। मेरी एक परिचित सुमिता ने मुझे एक पत्र लिखा। उसने लिखा, पिछले साल मुझे एक छोटा हिरन मिला था। कुछ महीनों में हम सब उससे बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन अब वह बड़ा हो गया है। उसे खुले जंगल जैसे बड़े स्थान की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी अच्छी देखभाल होगी, इसलिए मैं उसे आपको सौंपना चाहती हूँ। ये पत्र पढ़कर मुझे अपना पुराना निर्णय याद आया। मैं फिर से किसी हिरन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उस मासूम और बेबस जीव की रक्षा करना भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने उसे अपने पास रखने का निश्चय किया। कुछ ही समय बाद वो नन्हा हिरन मेरे पास लाया गया। उसका शरीर बहुत छोटा और बेहद कोमल था। उसका सुनहरा रंग ऐसा चमकता था जैसे सोने की डोरी से बना हो। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में हर समय डर और भोलेपन की झलक दिखाई देती थी। उसके लंबे कान और पतली टांगें उसे और भी सुंदर बनाती थीं। उसे देखते ही हर किसी के मन में प्यार उमड़ पड़ता था। उसकी सुंदरता को देखकर सभी उसे प्यार से सोना कहने लगे। धीरे धीरे यही उसका नाम बन गया। लेकिन जब भी मैं उसे देखती, मेरे मन में एक सवाल उठता था। मनुष्य मृत्यु को अशुभ और दुखद मानता है। अपने किसी प्रिय व्यक्ति के मृत शरीर को भी वे छूने से डरता है। फिर वही मनुष्य मनोरंजन के लिए निर्दोष पक्षियों और जानवरों का शिकार कैसे कर लेता है। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी मधुर आवाज में गाते हुए कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन मनुष्य बंदूक उठाता है, निशाना लगाता है और एक गोली चला देता है। अगले ही पल वे पक्षी जमीन पर गिर पड़ते हैं। किसी की गर्दन टूट जाती है, किसी के पंख बिखर जाते हैं। उनका संगीत और सुंदरता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, लेकिन शिकारी अपनी सफलता पर खुश होता है। जानवरों के साथ भी यही होता है। हिरन दुनिया के सबसे सुंदर, शांत और निर्दोष जीवों में से एक है। उसकी आंखों में दया, मासूमियत साफ दिखाई देती है। फिर भी मनुष्य उसे भी नहीं छोड़ता। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निर्दयता का शिकार बनी। एक दिन जंगल में शिकारी आए। गोलियों की आवाज सुनकर सारे हिरन भागने लगे। सोना की माँ ने अपनी छोटी सी बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने उसे अपने शरीर की ओट में छिपा लिया, लेकिन खुद शिकारियों की गोली का निशाना बन गई। सोना की माँ वहीं मर गई। शिकारियों ने देखा कि मरी हुई हिरनी के पास एक छोटा सा बच्चा अभी भी अपनी माँ से चिपका हुआ है। शायद दया आ गई या शायद जिज्ञासा हुई। वे उस छोटे से हिरन को जीवित ही अपने साथ ले आए। कुछ दिनों तक एक परिवार ने उसे दूध पिलाकर किसी तरह जिंदा रखा। फिर उन्हें मेरी याद आई और वे उस अनाथ हिरन के बच्चे को मेरे पास ले आए। जब मैंने उसे देखा तो वो बहुत कमजोर था। उसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। फिर भी मैंने उसे अपने पास रख लिया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। उसका मुंह इतना छोटा था कि दूध की बोतल का निप्पल भी ठीक से उसके मुंह में नहीं जाता था। उसे दूध पीना भी नहीं आता था। हम बहुत धैर्य और प्यार से उसे बार बार दूध पिलाने की कोशिश करते रहे। धीरे धीरे उसने बोतल पहचानना सीख लिया। जैसे ही वो किसी के हाथ में दूध की बोतल देखती, अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से उसे देखने लगती और दौड़कर उसके पास आ जाती। यहीं से मेरे और सोना के बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जो आगे चलकर केवल मालिक और पालतू जानवर का नहीं, बल्कि सच्चे मित्रों का रिश्ता बन गया। धीरे धीरे सोना की तबीयत सुधरने लगी। अब वो दूध पीना भी सीख गई थी और बोतल देखते ही खुशी से दौड़कर आ जाती थी। कुछ ही दिनों में उसने एक और अच्छी आदत सीख ली।
रात होते ही वो चुपचाप मेरे बिस्तर के पास आकर बैठ जाती। पूरी रात वहीं रहती और सुबह होने पर ही बाहर जाती। थोड़े ही दिनों में उसने ये भी सीख लिया कि कमरे के अंदर गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब सोना का हर दिन लगभग एक जैसा बीतने लगा। सुबह दूध पीने के बाद वो भीगे हुए चने खाती, फिर पूरे आंगन में चारों ओर दौड़ती, उछलती और खेलती रहती। इसके बाद छात्रावास पहुंच जाती। शुरू शुरू में छात्राएं उसे बड़ी आश्चर्य से देखती थीं, लेकिन कुछ ही दिनों में सोना सबकी प्यारी साथी बन गई। अब उसके बिना किसी का मन नहीं लगता था। जैसे ही वो छात्रावास के भोजनालय में पहुंचती, छात्राएं ही नहीं, वहां काम करने वाले लोग भी उसे कुछ न कुछ खिलाने के लिए दौड़ पड़ते। लेकिन उसे बिस्कुट के अलावा दूसरी चीजें ज्यादा पसंद नहीं थी। जब छात्राओं का भोजन समाप्त हो जाता, तब वो घास के मैदान में चली जाती। कभी घास चरती तो कभी उसी पर लौट कर खेलती रहती। उसे पता नहीं कैसे चल जाता था कि मेरे खाने का समय हो गया है। मैं जैसे ही भोजन करने बैठती, वो तुरंत मेरे पास आ जाती और चुपचाप मेरे बगल में खड़ी रहती। जब तक मेरा खाना पूरा नहीं हो जाता, वो वहां से नहीं हटती। मैं उसे चावल और रोटी भी देती थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा कच्ची सब्जियां खाना पसंद था। विद्यालय की घंटी बजते ही वो प्रार्थना स्थल पहुंच जाती। प्रार्थना समाप्त होने के बाद वो कक्षाओं के बाहर और भीतर चक्कर लगाती रहती, मानो सबका हाल चाल जान रही हो। सोना को छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्रिय थे। बच्चे उसे देखकर खुशी से पुकारते, सोना सोना। तब वो उनके ऊपर से बड़ी सफाई से छलांग लगाकर एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ जाती। बच्चे खिलखिलाकर हंसते और ये खेल कई घंटों तक चलता रहता। सोना मुझे भी अपने प्यार का अलग अलग ढंग से एहसास कराती थी। अगर मैं बाहर खड़ी होती तो वो कभी मेरे सामने से तो कभी पीछे से इतनी ऊंची छलांग लगाती कि देखने वालों की सांस रुक जाती। उन्हें लगता कि कहीं उसके पैर मेरे सिर से न टकरा जाएं। लेकिन सोना इतनी समझदार थी कि हर बार मेरे सिर के ऊपर से बिना छुए निकल जाती थी। जब मैं कमरे में बैठती तो वो मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ती। कभी मेरी साड़ी का पल्लू मुंह में पकड़ लेती तो कभी पीछे खड़ी होकर मेरी चोटी चबाने लगती। यदि मैं उसे डांट देती तो वो अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे ऐसे देखने लगती जैसे पूछ रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसकी भोली सूरत देखकर मेरी सारी नाराजगी पल में गायब हो जाती थी और मैं मुस्कुरा उठती थी। सोना अब केवल एक पालतू हिरनी ही नहीं थी, वो हमारे परिवार का सबसे प्यारा सदस्य बन चुकी थी। समय बीतता गया और सोना धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब उसके शरीर का सुनहरा रंग और भी निखर आया था। उसकी टांगें लंबी और मजबूत हो गई थी। उसकी चाल पहले से भी अधिक सुंदर और तेज हो गई थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे उसमें मासूमियत, प्यार और विश्वास भरा हुआ हो। सोना ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई। जानवर इंसानों की ऊंची या नीची हैसियत नहीं पहचानते। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा अधिकारी है, कौन अमीर है या कौन गरीब। वो केवल उस इंसान को पहचानते हैं जिसके मन में उनके लिए सच्चा प्रेम होता है। छात्रावास में कई बड़े अध्यापक और सम्मानित लोग आते जाते थे, लेकिन सोना को उनसे कोई विशेष मतलब नहीं था। वो केवल उन्हीं लोगों के पास जाती जिनकी आंखों में उसके लिए अपनापन दिखाई देता था और जिन्होंने बचपन में उसे प्यार से दूध पिलाया था। अगर सोना को अपना प्यार जताने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगानी होती तो वो बिना किसी डर के ऐसा करती थी। उसे ये चिंता नहीं होती कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण केवल अपना प्रेम था। कुत्ता अपने मालिक के गुस्से और प्यार दोनों को समझ लेता है। प्यार मिलने पर वो पूंछ हिलाता है और डांट पड़ने पर डरकर दूर हट जाता है। लेकिन हिरन बिल्कुल अलग स्वभाव का होता है। यदि उसे डांटा जाए तो वो डर कर भागता नहीं, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चुपचाप सामने खड़ा होकर ऐसे देखता है जैसे पूछ रहा हो, क्या मैंने सचमुच कोई गलती की है। वह केवल प्रेम की भाषा समझता है। उसी भाषा में वो अपना उत्तर भी देता है। इसी बीच हमारी पालतू कुतिया फ्लोरा ने 4 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया।
अब फ्लोरा का ज़्यादातर समय अपने बच्चों की देखभाल में बीतने लगा। पहले वो हर समय खेलती कूदती रहती थी, लेकिन अब वो अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। एक दिन मैंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई हुई थी और उसके चारों छोटे छोटे बच्चे कमरे में अकेले थे, लेकिन वे बिल्कुल सुरक्षित थे क्योंकि सोना उनके पास बैठी थी। वो बड़े प्यार से उन नन्हे पिल्लों की रखवाली कर रही थी। मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फ्लोरा अपने बच्चों के पास किसी दूसरे जानवर को पास तक आने नहीं देती थी, लेकिन सोना पर उसे इतना भरोसा था कि वो अपने बच्चों को उसके सहारे छोड़कर निश्चिंत होकर बाहर चली जाती थी। शायद फ्लोरा समझ चुकी थी कि सोना के मन में किसी के लिए भी हिंसा या बुराई नहीं है, उसके दिल में केवल प्यार है। जब पिल्लों की आंखें खुल गईं और वे चलने फिरने लगे, तब सोना उन्हें भी अपने साथ घुमाने लगी। जहाँ जहाँ सोना जाती, चारों छोटे पिल्ले भी उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते। ये दृश्य इतना प्यारा लगता था कि देखने वाला हर व्यक्ति मुस्कुरा उठता। लेकिन कुछ दिनों बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। पिल्ले अपने खेल में व्यस्त हो गए और सोना फिर कभी कभी चुपचाप खड़ी होकर दूर कहीं देखने लगती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रही हो जिसे वो खुद भी शब्दों में नहीं बता सकती। उसे देखकर कई बार मेरे मन में एक अजीब सी उदासी भर जाती थी। उसी साल गर्मियों की छुट्टियों में मुझे बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम बनाना पड़ा। मैं अपने पालतू जानवरों को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करती थी। उनकी चिंता हमेशा मेरे साथ रहती थी। फिर भी इस बार यात्रा जरूरी थी। मेरे साथ काम करने वाले लोग तो जा ही रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी पालतू कुतिया फ्लोरा को भी साथ ले चलूं। फ्लोरा मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह पाती, लेकिन सोना को वहीं छोड़ना पड़ा। उस समय छात्रावास भी बंद था, इसलिए रोज उसके साथ खेलने वाले बच्चे भी वहां नहीं थे। मैं भी उसके पास नहीं थी। अचानक उसका पूरा दिन खाली और अकेला हो गया। मेरे दूसरे पालतू जानवर पहले से मेरी यात्राओं के आदी थे। जैसे ही वे मेरा सामान बंधता देखते, समझ जाते कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। वे उदास हो जाते, लेकिन फिर चुपचाप मेरे लौटने का इंतजार करते। लेकिन सोना ये सब नहीं समझती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कहीं जा रही हूँ और कब लौटूंगी। वो बस इतना समझ रही थी कि मैं उसके पास नहीं हूँ। मेरी अनुपस्थिति में वो बेचैन रहने लगी। कभी इधर घूमती, कभी उधर। कई बार वो पूरे परिसर से बाहर निकल जाती और शायद मुझे ढूंढने की कोशिश करती। उसे संभालना मुश्किल होने लगा। माली को डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ कर ले न जाए या उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए उसने सोना को मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। लेकिन सोना तो खुली हवा और आज़ाद जंगल की बेटी थी। एक दिन न जाने किस बेचैनी में उसने बहुत ऊंची छलांग लगाई। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसके गले में बंधी रस्सी अचानक खिंच गई। अगले ही पल वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। वो उसकी आखिरी छलांग थी और वही उसकी आखिरी सांस भी। जब मैं बद्रीनाथ से लौटकर अपने घर पहुंची, तो मेरे पालतू जानवर मुझे देखकर खुशी से दौड़ पड़े। कोई मेरे कंधे पर चढ़ गया, कोई मेरे चारों ओर घूमने लगा। लेकिन मेरी नज़र केवल एक को खोज रही थी। मैं बार बार सोच रही थी, सोना कहाँ है? वो दौड़कर मेरे सिर के ऊपर से छलांग क्यों नहीं लगा रही? मैंने माली से पूछा, सोना कहाँ है? ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। चौकीदार और दूसरे लोग भी चुप हो गए। उनकी खामोशी ने ही मुझे सब कुछ बता दिया। जब मुझे पूरी घटना मालूम हुई, तो मेरा मन टूट गया। सब ने मिलकर सोना के सुनहरे शरीर को पूरे सम्मान के साथ गंगा में प्रवाहित कर दिया था। इस तरह जंगल की जन्मी, इंसानों के बीच पली, सबकी प्यारी बनी वे मासूम हिरनी हमेशा के लिए उस दुनिया से चली गई। सोना की कहानी यहीं समाप्त हो गई, लेकिन उसकी याद हमेशा मेरे दिल में जिंदा है। उसी दिन मैंने फिर से मन में निश्चय किया, अब मैं किसी भी हिरन को नहीं पालूंगी, क्योंकि सोना के बिछड़ने का दुख मैं जीवन भर नहीं भूल सकती। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें।
तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।